हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस चैप्टर 3। जो हमारा चैप्टर 3 है वो क्या है? परमाणु एवं अणु। आज हम जानेंगे परमाणु और अणु के बारे में कि परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व में विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थों को विभाजित करते जाएं तो हम छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पखुदा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रव्य के विभिन्न विभिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के बाद अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा था। स्वाभाविक रूप से यह पता करने के लिए इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों सहयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर सहयोग करते हैं तब क्या होता है? वैज्ञानिक आंतवा एल लाइवेजिये ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। रासायनिक संयोजन के नियम। लवाइजिये एवं जोसेफ एल प्रवास्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। द्रव्यमान संरक्षण नियम। जब रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? क्रियाकलाप 3.1 निम्नलिखित X एवं Y रसायनों का एक युग्ल लीजिए। X और Y कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम, सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम, बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम, सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम, लेड नाइट्रेट 2.07 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 1.17 ग्राम। X एवं Y युगलों की सूची में से किसी एक का युग्ल रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल को विलयनों में से Y के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं X के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क 3.1 की भांति लगाइए जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाया गया है। Y के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई X के विलयन को युक्त परख नली जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं S वाली और ये Y वाला। अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तोल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए जिससे X और Y के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाए। अब इस फ्लास्क को पुनः तोल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिप्राय हुई? क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। स्थिर अनुपात का नियम। लवाइजिये एवं वैज्ञानिकों ने इस प्रकार प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है तो इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करे तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार सदैव 14:3 अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनियम किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं।
डॉल्टन का जन्म, जो जॉन डॉल्टन है, उनका जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जूला परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन ने एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ने के लिए मैनचेस्टर लगाए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्य के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्य की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के नियम परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान के संरक्षण नियम के एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम आगे देखते हैं परमाणु क्या होता है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं एक इकाई के समूह के एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉबी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक के चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर nm में मापा जाता है। 10⁹ मीटर यानी 1 नैनोमीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। सापेक्ष आकार त्रिज्या मीटर में और उदाहरण 10⁻10 हाइड्रोजन परमाणु, 10⁹ जल अणु, 10⁸ हीमोग्लोबिन अणु, 10⁸ रेत कण और 10⁸ चींटी और 10⁸ यानी सेब। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणु से मिलकर बना है। चाहे हम उन्हें देखे नहीं सकते, फिर भी वे वहाँ विद्यमान है तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्व की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंब को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कितने सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बना है। विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बार्जेलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता था, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, शीशा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना और पारा डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक है। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई थी जहां से वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप कॉपर, यानी कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण यानी गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइज केमिस्ट्री
एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को सदैव छोटे अक्षर में यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का H, एल्यूमिनियम का AI ना कि Al। कोबाल्ट का क्या होता है, जैसे कि Al, एल्यूमिनियम क्या होता है Al, तो यहाँ पर दोनों कैपिटल में नहीं होगा, A कैपिटल में और L स्मॉल लेटर में। कोबाल्ट का CO ना कि C कैपिटल और O भी कैपिटल। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन यानी Cl और जिंक यानी Zn इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं को उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण के लिए लौह यानी आयरन का प्रतीक Fe जो उसके लैटिन नाम फेरम से उत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नाइट्रियम एवं कैल्शियम से उत्पन्न है। इस प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक तत्वों का एक नाम, एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। परमाणु द्रव्यमान। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न के यौगिकों द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। कुछ तत्वों के प्रतीक, जैसा कि हम देखते तत्व प्रतीक, तत्व और प्रतीक, तत्व और उनके प्रतीक। एल्यूमिनियम का क्या Al, ऑर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरान का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, स्वर्ण यानी गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, शीशे का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne और नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, चांदी या सिल्वर का Ag, सोडियम का Na और सल्फर का S, यूरेनियम का U और जिंक का Zn। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने से स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हैं जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया है कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु 1.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते हैं, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको U यानी यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान के भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रतीक प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसे सुसंगत समझाया गया। ऑक्सीजन के अनेक तत्व के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1661 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान 1/12 के भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूजी इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज के बराबर 12 टुकड़े करता है तथा पता करता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष
है, जैसा कि चित्र में हमको दिखाया गया है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई FMU में बेचता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक तरबूज 12 टुकड़े, तरबूज का 1/12वां भाग डी। तरबूज के टुकड़ों का उपयोग करके वह फल विक्रेता फलों को कैसे तौल सकता है? किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान या 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान हमको यहाँ पर दिए गए। तत्व और उनके परमाणु द्रव्यमान U। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32 और क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 14 होता है। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखते हैं 3.3 अणु क्या है? साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन, Ar, हीलियम, He इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण, ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो हम उसे ओजोन O3 प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणु एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें। सारणी 3.3 कुछ तत्वों की परमाणुकता के बारे में हम यह जानेंगे। तत्वों के प्रकार, उनके नाम और उनकी परमाणुकता, जैसे कि अधातु आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर। जो हमारा ऑर्गन होता है ये क्या होता है? एक परमाणुक होता है। हीलियम भी एक परमाणुक होता है, ऑक्सीजन भी द्विपरमाणुक होता है, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक होता है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है और क्लोरीन भी द्विपरमाणुक होता है। फास्फोरस क्या होता है? चतुर्प परमाणुक होता है। सल्फर बहुपरमाणुक होता है। ऐसे हम धातुओं के बारे में बात करते हैं। सोडियम एक परमाणुक होता है। आयरन जो होता है हमारा एक परमाणुक होता है। एल्यूमिनियम भी एक परमाणुक होता है और कॉपर भी एक परमाणुक होता है। यौगिकों के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कुछ यौगिक के अणु। यौगिक संयुक्त तत्व द्रव्यमान अनुपात। जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:8, अमोनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 14:3 और हाइड्रोक्साइड यानी कार्बन और ऑक्सीजन 3:8। तो हम यहाँ पर क्रियाकलाप 3.2 देखते हैं। अणुओं में विद्यमान परमाणु के द्रव्यमान अनुपात के लिए सारणी 3.4। एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लिए सारणी 3.2 देखिए। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिक के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु की संख्या के अनुपात को ज्ञात कीजिए। जन अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तत्व द्रव्यमान अनुपात परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान अनुपात बाय परमाणु द्रव्यमान और सरलतम अनुपात H इसका क्या होता है? 1:1 और 1/1 यानी 1। और यहाँ पर सरलतम अनुपात क्या होता है? 2। O का देखते हैं हम 8/16 यानी 1/2 और सरलतम अनुपात क्या होता है? 1। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्या का अनुपात H/O यानी 2:1 होता है। आयन क्या होता है? धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है या ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है।
ऋण आवेशित आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na+, ऋणात्मक क्लोराइड आयन यानी Cl- संगठन कण के रूप में विद्यमान होते। परमाणु के समूह को जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्ययन 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आयनिक यौगिक संगठक तत्व और द्रव्यमान अनुपात। कैल्शियम एवं ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होता है इनका अनुपात 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड यानी मैग्नीशियम एवं सल्फर तो क्या होता है 3:4। यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम एवं क्लोरीन तो क्या होता है 23:35.5। रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र हम कैसे लिखते हैं? किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे परमाणु के साथ किस प्रकार संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सामान्य सरल एवं भर परमाणुक आयन। संयोजकता आयन का नाम, संकेत आधात्विक तत्व, संकेत बहुपरमाणुक आयन और संकेत सोडियम पोटेशियम सिल्वर कॉपर यानी आई, Na+, K+, Ag+ और Cu+, हाइड्रोजन क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड, H+, H-, Cl-, Br- और I-, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन और कार्बोनेट। जैसे कि हम देख सकते हैं NH4+, OH- और NO3- और कार्बोनेट का क्या हमारा SiO3-। अब हम यहाँ पर देखते हैं 2 में मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर, Mg2Ca2, Zn2+, Fe2+ और Cu2+ यानी ऑक्साइड और सल्फाइड, O2C2- कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट, CO3 2- SO3 2- और SO4⁻²। अब एल्यूमिनियम और आयरन 3 Al3+ Fe3+ यानी नाइट्राइड, N3- फास्फेट यानी PO4 3-। कुछ तत्व एक या एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। संयोजकता को कोष्ठक में रोमन संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानव को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानव की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानव को पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस से को O तथा मानव को S से निरूपित कीजिए तथा इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं। क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पादांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानव की संख्या को प्रदर्शित करता है। सारणी 3.6 में कुछ सरल परमाणुक आयनों की संयोजकता दी गई है। संयोजकता के बारे में हम 2 और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरणार्थ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS और कॉपर ऑक्साइड CuO इत्यादि। जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आधातुएं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातुएं हैं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण MgOH2 है। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH। सरल यौगिकों के सूत्र। 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकता दी गई है। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्र लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणु की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं
हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र, तत्व का प्रतीक और संयोजकता। जैसे तत्व क्या होता है H और इसका क्या है Cl, तो H का क्या होता है 1 और Cl का क्या होता है 1। हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा HCl है। हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र, तत्व और उसका प्रतीक H और S। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं H2 और यहाँ पर S1। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होगा H2S। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र, तत्व क्या है C1 और Cl4 संयोजकता। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है CCl4 है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg2+ लिखते हैं, इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड का Cl- लिखते हैं। तत्पश्चात इन आवेशों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र Mg यानी 1 - Cl यानी Cl+2 यानी MgCl2। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड में अणु में 2 क्लोराइड आयन है। प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg2+ के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनायन तथा ऋणायन आवेशों को संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेश को नहीं दर्शाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र, तत्व प्रतीक क्या होता है Al और उसका आवेश O3+ यानी Al2 और O3। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, तत्व और प्रतीक, तत्व क्या है Ca2- और इसका O क्या होता है O2+ यानी दोनों तत्वों की संयोजकता समान है। इसका सूत्र होगा Ca2 और O2 प्राप्त होगा, किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में भी सरलीकृत करते हैं। बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिक, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र, तत्व और प्रतीक, तत्व क्या है इसका Na और यहाँ पर क्या है 1- और Na3 यानी 1+। इसका सूत्र क्या बनेगा NaNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, तत्व और उसके कुछ सूत्र, प्रतीक दिए गए Ca1- OH2+, तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं CaOH2। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 है, ना कि CaOH2। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH का कोष्ठक के रूप में रखकर पादांक 2 लगाते हैं। यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हम यहाँ पर देखते हैं Na2- और CO3+1+, तो हम क्या लिख सकते हैं Na2 और CO3। उपरोक्त उदाहरण में कोष्ठक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुपरमाणु आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4 और CO4, तो NH4 का क्या है 2- और CO4 का क्या है यहाँ पर SO4 का 1+, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं NH4 और कोष्ठक लगाकर 2 और SO4। निम्न के सूत्र लिखिए, आपको यहाँ कुछ सूत्र लिखने के लिए दिए गए, आप इनके सूत्रों को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान अनुभाग 3.22 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणाओं की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमान का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हम उदाहरण देख सकते हैं, जल H2O का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। हम यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 1U तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है। अतः जिसमें जल के 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान 2 × 1 + 1 × 16 यानी 18U होगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान H का परमाणु द्रव्यमान प्लस N का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 × O का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान = 1U, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान = 16U तथा नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14U होता है। तो अतः हम इसको कैसे लिख सकते हैं HNO3 का आणविक द्रव्यमान 1U + 14U + 3 × 16U = 63U है।
हम देखते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संगठक आयन होते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड इकाई सूत्र NaCl इकाई, इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 × 23U + 1 × 35.5U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 58.5U। अब हम देखते हैं उदाहरण 3.2 CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान में क्या होता है CaCl2 है। कैल्शियम Ca का परमाणु द्रव्यमान 40U होता है, क्लोरीन Cl का परमाणु द्रव्यमान 35.5U। अतः CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान में क्या होगा 1 × 40U + 2 × 35.5U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40U + 71U इज इक्वल टू 111U। कार्बन परमाणु का 1 मोल किसके बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 कार्बन के परमाणु या फिर 12 ग्राम कार्बन। हाइड्रोजन परमाणु का 1 मोल 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु या 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु। किसी भी कण परमाणु अणु अथवा आयन का 1 मोल 6.022 × 10⁻23 उस कण की संख्या, उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान g। अणुओं का 1 मोल 6.022 × 10⁻23 अणुओं की संख्या है और आणविक द्रव्यमान g है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं मोल, अवोगाद्रो संख्या एवं द्रव्यमान के बीच संबंध। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखते हैं मोल संकल्पना। देखते हैं हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है 2H2 + O2 यानी 2H2O। उपरोक्त अभिक्रिया निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं, अथवा हाइड्रोजन के अणु के 4U ऑक्सीजन के अणु के 32U के साथ संयोग करके 36U जल के अणु निर्मित करते हैं। उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणु की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अथवा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमान के आधार की सापेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। अतः एक इकाई मोल प्रस्तावित की गई है किसी स्पीसीज परमाणु अणु आयन अथवा कण के मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों, परमाणु अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। इसको अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसको N0 से निरूपित किया करते हैं। यह नाम इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो अवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया है। 1 मोल किसी पदार्थ का 6.022 × 10⁻23 संख्या में, जैसे 1 दर्जन क्या होता है 12, 1 ग्रूस यानी 144। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन ग्रूस की तुलना में इसका एक और लाभ है, वहाँ यह है कि किसी निर्दिष्ट पदार्थ के 1 मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान ग्राम के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई U में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हमें उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ता है, परंतु इकाई को U से G में परिवर्तित करना होगा। परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरणार्थ हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इज इक्वल टू 1U होता है। अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु 1G परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू 1 ग्राम होगा। 1U हाइड्रोजन केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1G हाइड्रोजन में 1 मोल परमाणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। इसी प्रकार 16U ऑक्सीजन में केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है, अर्थात 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे, अर्थात उसमें 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। किसी अणु के ग्राम
द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्यात्मक मान जो कि उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है को उपरोक्त की तरह रखते हैं, परंतु हमें इकाई यू से जी में परिवर्तित करना होगा। उदाहरणार्थ जैसे कि हम पहले ही जल H2O के अणु द्रव्यमान का परिकलन कर चुके हैं जिसका मान 18U होता है, जहाँ से हमें प्राप्त होता है कि 18U जल में जल का केवल एक अणु होता है। 18G जल में जल के 1 मोल अणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 जल के अणु होते हैं। रसायनज्ञों की अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए परमाणु एवं अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें द्रव्यमानों के ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। इसको निम्न प्रकार से कर सकते हैं। 1 मोल क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान। अतः रसायनज्ञों ने परिकलन की इकाई मोल हुई है। सन 1896 में विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने यहाँ पर एक मोल संबंध प्रस्तावित किया था जो एक लैटिन शब्द मोल्स से उत्पन्न होता है जिसका अर्थ होता है ढेर। किसी पदार्थ को परमाणु अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई जो परमाणु एवं अणुओं की बृहत संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण 3.3 निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए और यहाँ पर 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मोलों की संख्या क्या n, दिया गया द्रव्यमान m, मोलर द्रव्यमान m, दिए गए कणों की संख्या n और कणों की अवोगाद्रो संख्या क्या n0। He का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 4U, He का मोलर द्रव्यमान क्या होता है 4G। मोलों की संख्या हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान यानी क्या होगा 13। हम जानते हैं कि 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मोलों की संख्या होती है। दिए गए कणों की संख्या और अवोगाद्रो संख्या, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा इसका सर 2। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देखते हैं 3.4 निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। 0.5 मोल N2 गैस अणु के मोल से द्रव्यमान और यहाँ पर सेकेंड वाला है 0.5 मोल N परमाणु के मोल से द्रव्यमान। 3.011 इंटू 10⁻23 N परमाणु की संख्या से द्रव्यमान। 6.022 इंटू 10⁻23 N2 अणुओं की संख्या से द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान और इंटू मोलों की संख्या। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका मान क्या होगा 14 ग्राम। द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान और मोलों की संख्या, तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे m इंटू n, तो क्या आएगा हमारा 7 ग्राम। मोलों की संख्या n, दिए गए कणों की संख्या n और अवोगाद्रो संख्या है n0। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका क्या होगा हमारा 7G यानी 7 ग्राम। n/n0, तो हम यहाँ पर देखते हैं m, तो क्या होगा m/n/0, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 28 ग्राम। ऐसे ही हमको एक और उदाहरण दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। 46 ग्राम सोडियम परमाणु द्रव्यमान से संख्या, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु द्रव्यमान से अणुओं की संख्या। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 0.1 मोल कार्बन परमाणु दिए गए मोल से संख्या, परमाणु की संख्या दिया गया द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान इंटू अवोगाद्रो संख्या, तो ये क्या आएगी हमारी 12.044 10⁻23 अणुओं की संख्या दिया गया द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 32 ग्राम। ऐसे ही यहाँ पर हमें दिया गया है इसका पूरी वैल्यू क्या आएगी 1.51 इंटू 10⁻23 कणों परमाणु की संख्या, कण के मोलों की संख्या और अवोगाद्रो संख्या, तो क्या आएगा इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻22। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है, यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रिया नहीं रह सकता तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है या पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संगठक
तत्व तथा सहयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिक में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो स्थिरांक है, जो कि 12 ग्राम में विद्यमान कार्बन 12 के परमाणु की संख्या है। मोल पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या, परमाणु, आयन, अणु या सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान अणुओं के बराबर होती है। पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इस तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।